से कांपने लगती है। तब सिमरन कहती है, आज के बाद दोबारा मुझसे मुंह चलाने की गलती मत करना। अब जल्दी जा कपड़े बदल कर सबसे पहले चाय बना, बाद में कपड़े धोना। बेचारी कविता कांपते हुए अपने कमरे में जाती है और कपड़े बदलकर कांपते हुए रसोई में जाती है और फिर सभी के लिए चाय बनाती है। उसके बाद वो हॉल में सभी को चाय देती है। सेजल एक घूंट चाय पीकर कहती है, ये तुमने कैसी चाय बनाई है? तुम्हें पता है कि मैं कम शक्कर वाली चाय पीती हूँ। लेकिन सेजल भाभी, मैंने तो इसमें कम शक्कर ही डाली है। सेजल चाय उठाकर फेंक देती है और कहती है, कम शक्कर नहीं डाली है, ज्यादा शक्कर डाली है। दोबारा मेरे लिए कम शक्कर वाली चाय बनाकर लेकर आओ। कविता रोते हुए रसोई में जाती है और सिसक सिसक कर रोने लगती है। तभी निशा वहां आती है और उसे देखकर अपनी माँ को आवाज देते हुए कहती है, देख रही हो माँ, कितना जोर जोर से रो रही है। ये पड़ोस में हमारी बेइज्जती करवा कर छोड़ेगी। सिमरन वहां आ जाती है और कविता को रोते देखकर उसके पास जाती है और गुस्सा होते हुए कहती है, ऐसा भी क्या हो गया जो तो इतना रो रही है तू? तभी कविता के हाथों से अचानक आटे का डिब्बा गिर जाता है और कविता डर जाती है। सिमरन उसे खींचकर 2 तमाचे लगाती है और कहती है, तूने जानबूझ के आटा गिराया, हराम का समझ रखा है क्या? ऐसी कविता के दिन बहुत दुखों के साथ बीत रही थी। लगभग 1 साल बीत चुका था और ठंडियां फिर से शुरू हो गई थी। एक दिन की बात है, महेश अपने घर में सभी को बताता है, अरे सुनती हो, हमारी बिटिया निशा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। वो लोग करोड़पति है। लड़की वालों को मैंने आज ही बुला लिया है। अजी आपने बहुत अच्छा किया। मेरी बेटी करोड़पति लोगों के घर जाए, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। शाम को नीलेश अपने परिवार के साथ निशा को देखने आता है। निशा सभी के बीच में आकर बैठती है। सभी लोग आपस में बात करते हैं। तभी कविता उन लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और वो नीलेश को पसंद आ जाती है। जाते जाते नीलेश की माँ गंगा सिमरन से कहती है, देखिए बहन जी, आपकी बेटी कविता हमारे बेटे को पसंद आई है, तो अगर आपको ये रिश्ता मंजूर हो तो मुझे फोन करके बताइएगा। ऐसा कहकर गंगा अपने परिवार के साथ वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद सिमरन सभी लोगों से कहती है, सुन लीजिए जी, मैं कह देती हूँ, अगर मेरी बेटी की शादी वहाँ नहीं हुई तो मैं कविता की शादी भी वहाँ नहीं होने दूंगी। अरे सिमरन, क्यों बात का बतंगड़ बना रही है? अगर वो लोग कविता को पसंद करके गए हैं तो इसमें क्या बुराई है? हाँ माँ, पिताजी सही कहते हैं। आखिर जो भी हो, कविता भी तो इस घर की बेटी ही है ना, और उसकी शादी की जिम्मेदारी भी हमारी है। अरे सिमरन, अगर आज कविता बड़े घर में जाएगी तो कल तेरी बेटी भी बड़े घर में जाएगी। सिमरन शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन सभी के कहने पर उसे हाँ कहना ही पड़ता है। अब महेश नीलेश की माँ को फोन करके रिश्ते के लिए हाँ कह देता है और दोनों तरफ शादी की तैयारी होने लगती है। बड़ी सिंपल तरीके से कविता की नीलेश के साथ शादी हो जाती है और कविता शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। कविता की जेठानी रश्मि उसका गृह प्रवेश करवाती है। तब गंगा कहती है, आओ आओ बहू, तुम्हारा हमारे घर में स्वागत है। अंदर आकर कविता अपना ससुराल देखती है, जो कि बहुत बड़ा और आलीशान था। थोड़ी देर वो अपने ससुराल में सभी से बातें करती है। तभी उसकी नंद सौम्या कहती है, भाभी चलिए, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ दूं, फिर आप आराम कर लीजिएगा। सौम्या कविता को उसके कमरे तक छोड़ आती है। कविता अपने बेड पर बैठी होती है। तभी नीलेश आता है और उसे एक फोन देते हुए कहता है, कविता, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। ये तो आपने बड़ा अच्छा किया कि मुझे मोबाइल दिया। यहाँ पर कोई अलार्म घड़ी नहीं है, तो इसमें अलार्म लगाकर मैं जल्दी उठ जाऊंगी। अरे कविता, तुम्हें ठंड में इतनी जल्दी उठने की इतनी चिंता क्यों है? क्योंकि अगर मैं लेट हो गई तो मुझे डांट पड़ेगी। नहीं नहीं कविता, यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम्हें जब मर्जी तब तुम उठना। लेकिन फिर भी कविता सुबह 5 बजे का अलार्म लगा देती है। वो अगली सुबह 5 बजे उठ जाती है। वो शॉल ओढ़कर सारे घर में झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है। उसके बाद रसोई में जाकर रात के बर्तन